नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। वीकली एक्सपायरी का दिन और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। 15,600 के ऊपर, दरअसल डे हाई पर ठीक के समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 188 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी आज पुल बैक नजर आया है। 500 अंकों के उछाल पर दरअसल ये इंडेक्स खड़ा है 33,357 के स्तरों पर। आज मिड कैप्स में भी रौनक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। 5:1 का आसपास का यहाँ पर रेशियो बनता हुआ दिखाई दिया है और 350 अंकों तक का उछाल ये इंडेक्स दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर आज ऑटो कंपनियां, मेटल शेयर, बैंकिंग काउंटर्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, इनमें तेजी देखने को मिल रही है। लार्जली आप देखेंगे तो तेजी का साथ आज बाजार दे रहा है, जहां पर इस हफ्ते हमने देखा है काफी उठापटक देखने को मिली है। लार्जली यही स्क्रिप्ट फॉलो की जा रही है। एक दिन तेजी तो अगले दिन मुनाफा वसूली, फिर अगले दिन तेजी। यही रोलर कोस्टर राइड दरअसल मार्केट्स में चल रही है। इस बीच हमारे जानकारों की क्या ट्रेडिंग रणनीति रहेगी और खास तौर से किन नए सौदों पर फोकस करेंगे, ये वो हम आपको बताएंगे खिलाड़ी नंबर 1 में। लेकिन कल तक के रिटर्न्स पहले स्क्रीन पर। 3:30 बजे तक कल की स्थिति ये थी कि रुचित जैन 4.5% तक के रिटर्न्स दिखाने में कामयाब रहे। अमित सेठ 0.29% के रिटर्न्स। क्रिस सुब्रमण्यम की स्थिति और बिगड़ गई है, -11% तक के रिटर्न्स इनके हैं। आज किन सौदों पर फोकस किया जाए और आज किस पुलबैक को पहले कैसे ट्रेड करना चाहिए, अमित आपकी मैं राय लूंगी। 15,600 पर पहुंचे हैं, लेकिन यही हो रहा है कि 2 कदम आगे चलते हैं फिर 3 कदम वापस लेते हैं। तो आज का ये मूव स्पेशली एक्सपायरी के दिन कितना सस्टेनेबल है और कितना बिलीवेबल है कि इस समय अगर कोई तेजी करता है वो दोपहर तक रिग्रेट नहीं करेगा? हर्षिता मैम, आज का जो मूव है वो काफी मुझे सस्टेनेबल लगता है, बिकॉज अगर हम ओआई डेटा देखें तो पी राइटर्स अभी भी इसमें फॉर्मिडेबल हैं। पी माइनस सी का अगर आप रेशियो देखें तो काफी फेवरेबल है। निफ्टी प्रीवियस डे हाई को क्रॉस किया 567 के लेवल पे, 15,567। उसके बाद नेक्स्ट इसका R2 का टारगेट बनता था लगभग 15,623 से लेके 630 तक, बियॉन्ड विच मुझे लगता है कि 15,700 तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन ऑलरेडी वी हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट लगभग 200 पॉइंट्स। तो मुझे स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली लगता है मेंटेन करेगा, बट लेकिन द मेजर जूस इज आउट। हमने जो रैली देखनी थी वो देख ली है। यहाँ से मैक्सिमम 40, 50 या 70 पॉइंट्स की मैक्स रैली हम देख सकते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो आज के गेन्स हैं ये टिल एक्सपायरी सस्टेनेबल रहेंगे, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, लुकिंग एट द डेटा करंटली। तो डेटा फिलहाल इंडिकेट कर रहा है कि तेजी सस्टेन कर सकती है। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। हर्षिता जी, हमें लग रहा है कि मार्केट ये जो तेजी है ये इस बार थोड़ा पुल बैक मूव कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा पहले से कंपैरेटिव में। तो शायद इस बार हम 3 कदम आगे चलेंगे और 2 कदम पीछे चलेंगे। तो जो पूरा रिट्रेसमेंट है, हमने देखा कि 2 वीक कंटिन्यूस फॉल आया था मार्केट में 16,700 से लेके 15,200 तक, और वो फॉल में पुल बैक्स नहीं थे। तो इस बार का जो पुल बैक है वो पूरे ये फॉल को रिट्रेस करेगा और वो ये फॉल का 38.2% को दिखाई देगा लगभग 15,800 के आसपास। और नो टेक्निकली दूसरे टारगेट जा रहे हैं 15,910 के आसपास आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 15,900 तक ये अप मूव एक्सटेंड रहेगा, ये पुल बैक मूव। तो करंट लेवल्स पे भी मौके आपको स्टॉक स्पेसिफिक ढूंढने चाहिए बाइंग स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, और 15,900 तक एटलीस्ट ये पुल बैक एक्सटेंड होते हुए हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो 15,900 तक ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि यहाँ से और 300 पॉइंट ऊपर। क्रिस, ये जो पुल बैक आया है, आई एम श्योर इट्स अ बिग रिलीफ टू यू, लेकिन आप अपने आप को कैसे पॉइज कर रहे हैं इसका फायदा उठाने के लिए? हर्षिता, मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर बीटन डाउन काउंटर्स है, जहाँ पर ऑलरेडी हमने सोमवार मंगलवार को एक्चुअली अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, लेकिन कल के गिरावट में वापस यहाँ पर जो भी गेन्स थे गवा दिए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि शायद ये बीटन डाउन काउंटर्स ही यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली के सहारा देगा। और अभी भी मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर निफ्टी जो है जो इतनी जल्दी से रिट्रेस करेगी कल का हाई भी, तो 15,800 तक जाने की क्षमता रखती है। और जहां तक बैंक निफ्टी है, यहाँ पर भी अच्छी खासी यहाँ पर पुल बैक देखने को मिली है।
तो आई थिंक ब्रॉडली 33,800-900 तक जाने की एक पोटेंशियल रखती है, क्योंकि अगले हफ्ते भी यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली में डेफिनेटली मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और खास करके मेटल्स में मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो मेटल्स पर फोकस रहेगा। एक बार क्रिस का पोर्टफोलियो लेकर आइए। कल तक क्रिस दरअसल मिड कैप आईटी कंपनियों पर फोकस थे। एल&टी इन्फोटेक जैसा ट्रेड हो या फिर आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ई क्लर्क, सभी से हालांकि कल इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। क्रिस, आज बताइए क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया हर्षदा कि मैं दान लगाना चाहूंगा बीट एंड डाउन काउंटर्स पे, तो मेरा पहला पिक होगा यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम, जहां पर 2021 में इतनी जबरदस्त तेजी देखी थी, लेकिन काफी ओवरसोल्ड पोजीशन पे अभी पहुंच गया है। मेरा मानना है कि शायद नेशनल एल्यूमिनियम में एक खरीदारी की जा सकती है। 68 का स्टॉप लॉस और 76 का टारगेट। 68 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की सलाह। नाल्को आज 1.5% ऊपर है, 70 के पार ट्रेड करता हुआ, तो 76 टारगेट के तौर पर काम करेगा क्रिस के लिए। चलिए अब अमित सेठ का पोर्टफोलियो देखते हैं। और अमित ने दरअसल आज मारुति में प्रॉफिट बांध लिया है। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड इन्होंने कल आइडेंटिफाई किया था। 8165 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया। टाटा एलेक्सी को होल्ड कर रहे हैं। नया क्या जोड़ेंगे अमित? हर्षिता मैम, नया मैं जोड़ूंगा सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक ऑन आवरली चार्ट से स्टार्टेड फॉर्मिंग हायर हाई हायर लोज। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है आवरली चार्ट्स पे। अल्ट्राटेक करंटली ट्रेड कर रहा है 5486 पे। स्टॉप लॉस रखूंगा 5350 का, और मेरा लगभग टारगेट रहेगा 5750 रुपीस का अल्ट्राटेक में। 5750 का टारगेट यहाँ पर अल्ट्राटेक में अल्टीमेटली आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक तेजी का सौदा बन रहा है। 1.5% ऊपर रोटेशन हो रहा है बेसिकली मार्केट में। एक दिन एक तेज सेक्टर में तेजी आती है, दूसरे दिन उसमें मुनाफा वसूली आती है। तो कल डाउन डे था सीमेंट कंपनियों के लिए, आज पुल बैक आता हुआ, और 5750 के लिए एक मौका, 5350 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रुचित ने नोसिल और एलआईसी हाउसिंग के ट्रेड्स को दरअसल कैरी किया है। रुचित, एक जगह खाली है, क्या ऐड करेंगे आप? जी, एक मिड कैप स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, वो है जीएमडीसी, जो करंटली 130 प्लस ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक देखेंगे तो पिछली तेजी में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में पूरे अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया था। मिड कैप स्पेस में करेक्शन के साथ साथ इसमें भी प्राइस वाइज करेक्शन आया, लेकिन ये करेक्शन में वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं रहे कंपेयर टू जो तेजी में वॉल्यूम्स देखे गए थे। और स्टॉक अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड है, तो आई थिंक बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे एक अच्छे खासे पुल बैक मूव के लिए। तो ये 136.50 के आसपास खरीदारी करे, करंट प्राइस पे 131 का स्टॉप लॉस रखे, और पुल बैक मूव में 155 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। 5 की तरफ जीएमडीसी ट्रेड करने की पूरी क्षमता रखता है। आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, 4% के गेन्स यहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं, और ये एक तेजी का कैंडिडेट है। अच्छा, एक एक स्टॉक और अमित और क्रिश ऐड कर सकते हैं। आप सोचिएगा दोनों कि क्या ट्रेड में आइडेंटिफाई करेंगे। तब तक सीएनबीसी आवाज पर हम लेकर आते हैं कॉर्पोरेट स्कैन, और आज फोकस में क्वेस्कॉप के साथ साथ ऑलसेक टेक्नोलॉजीज है। दरअसल बोर्ड ने इनके अमेलगमेशन को मंजूरी दे दी है, विलय को मंजूरी दे दी है। ऑलसेक के 100 शेयरों के बदले में आपको क्वेस्कॉप के 74 शेयर मिलेंगे। लेकिन सिनर्जीज क्या है इस पर्टिकुलर डील की, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्वेस्कॉप के सीईओ गुरुप्रसाद श्रीनिवासन हमारे साथ है। मिस्टर श्रीनिवासन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। What is Questcorp gain with this amalgamation? अगर आप एक अंदाजा हमारे दर्शकों को दे सके, आपके शेयर होल्डर्स को दे सके। Shraddha, thanks for having me here. ये amalgamation जो proposal हमने किया है, it's a good move to both Quest and Allsec shareholders. Allsec shareholders will, tend to get a wider float of Quest over a period of time as and when this happens. Quest का dividend policy भी है in place, which will also be benefited by the Allsec shareholders. इसका integration is going to be a major focus for us. हमारा customer base जो भी है, Allsec will be able to leverage and bundle the services together to accelerate the growth of its revenues. Quest is present in 10 geographies globally, and it will be good to access and participate in larger RFPs with customers. So that is going to be the primary. Plus, it will also simplify the corporate structure for Quest,
integrating them into and ease of operations, and to some level, it will also help us to, optimize cost in terms of the administration or any kind of legal governance compliances that we are incurring currently. When you say larger RFPs, how large could these deals be? If you could give us an idea जिसको आप इस समय leverage नहीं कर पा रहे थे. Generally, क्या होता है कि certain global RFPs will have companies with certain level of turnovers that they can participate into, and in that, where also in a position will not be able to in a position to participate in them, Quess's balance sheet will help them to participate. And these deals would be in multi-country and multi-currency. So the values can be, each deal size can value between 18 to 20 million and upward. So that's the kind of participation specifically that we were talking about. तो क्या ऐसा भी होगा जब क्वेस्ट किसी क्लाइंट को अब नया अप्रोच करेगा तो ऑलसेक टेक्नोलॉजीज की भी सर्विसेज बंडल की जाएंगी एंड वाइस वर्सा, और ये फिर किस तरह का रेवेन्यू आपके लिए जनरेट कर सकता है एज अ मर्ज्ड एंटिटी? So, definitely bundled services is something that we are good at, delivering to our customers. Quest has an access to almost about 3,000 plus corporates, and Allsec will have about, say, 400, 450 plus customers. So that itself will open up them as an exposure to go and pitch for larger business. So to put a number would be tough at the moment, but you sheer look at from the size of customer base and access to customer would definitely be anywhere more than 25-30% and upward. So that's the kind of leverage that it can bring into. सर मुझे अगर एक अंदाजा इस समय अपने कोर बिजनेस क्वेस्टकॉर्प के कोर बिजनेस पर दे सके सब, बिकॉज काफी बातचीत हो रही है that the economy is kind of in a fragile state and companies may not be able to expand as much as they wanted to. अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या लार्जली हायरिंग पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो सर्विसेज आप लार्जली कंपनियों को देते हैं, कॉर्पोरेट्स को देते हैं, उस पर क्या कुछ हिट आ सकता है? Absolutely. So Quest operates in three platforms: workforce management, integrated asset maintenance, and global technology solution. Under workforce, we are seeing, in fact, we have just come out of after our Q4 results, we have been continuing to receive quite a lot of good mandates. So, at the moment, Filal, we are not seeing any kind of slowdown. There are few sectors which were slow, like retail and telecom have started gaining the traction, and we have started getting those mandates. The second stage here would be that, the most spoken about is great resignation and technology and layoffs that is happening around it. So our exposure to startup is very low, and hence, we work with all stable and mature companies. So we are not seeing any kind of slowness. We are still seeing demand coming in. This will continue to remain at least for the next 3 quarters. We are seeing the demand quite strong. और आपने कहा there's a bounce back in telecom and retail, but दूसरे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लग रहा है डिमांड लार्जली और बढ़ने के आसार हैं? So logistics, supply chain, so definitely there is a constant demand coming in. The other would be banking financial sector, because there's a lot of work happening, digital work that is happening in banking sector. So that's an area. So banking, logistics, retail and telecom are the key focus areas. So क्या आप गाइड कर पाएंगे then what could FY23 eventually look like? एक तो because you're saying कि डिमांड अच्छी है और कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, and the fact that you've got Allsec on board now with you, तो क्या आप डिलीवर कर पाएंगे in terms of revenue growth, in terms of profitability? This process of integration would take a year from now. It has to go through its process. So immediately it will not impact, but of course this will be largely impacting our next financial year. However, we are confident to grow as a group. We are confident to grow at a 20% growth. Mr. Srinivasan, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, and wish you all the very best on this amalgamation that you have set out to do. Allsec टेक्नोलॉजी का स्टॉक आज आउट परफॉर्म करता हुआ जरूर दिखाई दिया है. क्वेस्टकॉर्प हम देख रहे हैं शांत है, लेकिन कमेंट्री मजबूत है कि दरअसल इस समय डिमांड अच्छी खासी है वर्कफोर्स के लिए, और वो इनफैक्ट एक ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड. 20% कम से कम ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी के बिजनेस में. 550 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही है लगभग निफ्टी बैंक में. 15,600 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी,
और चौतरफा खरीदारी लार्जली आज के दिन बनती दिखाई दे रही है। चलिए, ऐसे में अमित सेठ ने एक और ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। कौन सा है वो सौदा, अमित बताएंगे। हर्षिता मैम, मैं डीवीज लैब को वापस इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मंडे ट्यूसडे भी दिया था लेकिन तब चला नहीं था। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन के बाद अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है और इसमें लगभग एक बोलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट भी है। 3654 का भी इसका प्राइस है। टारगेट रखूंगा 3900 के और स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 3550 के। 3550 का स्टॉप लॉस, लेकिन 3900 के लिए यहाँ पर एक तेजी का मूव आने की पूरी तैयारी। 1.5% ऊपर है डीवीज लैब इस समय। स्क्रीन पर आपके लिए वो स्टॉक जो अभी जोड़ा गया है। क्रिस, एक और ट्रेड की जगह है, दोपहर में ऐड करेंगे। यस हर्षदा, जो वॉलेटिलिटी हम दोपहर में देख रहे हैं और वैसे भी आज निफ्टी 200 पॉइंट की बढ़त देख चुके हैं, तो आई थिंक थोड़ा वेट करना आई थिंक बेटर रहेगा और सेकंड हाफ में शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने से उसका मैं फायदा उठाना चाहूंगा। ओके, तो सेकंड हाफ में मौका मिले तो और एक ट्रेड आएगा क्रिस की तरफ से। फिलहाल एक ही ट्रेड के साथ जा रहे हैं और रुचित ने एक ही ट्रेड जोड़ा है क्योंकि 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए। चले एक एक करके सबके ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और देखते हैं किसकी स्थिति और मजबूत हो रही है, किन स्टॉक्स को फिलहाल इन्होंने जोड़ा है। तो रुचित जैन ने नोसेल को कैरी किया, 260 का टारगेट है, 234 स्टॉप लॉस। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी कैरी किया है कल से आज में, 340 के टारगेट के लिए 296 स्टॉप लॉस था। नया ट्रेड क्या आया, GMDC 155 का टारगेट और 131 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाकर चले। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इस घंटे, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। नोसेल, LIC और GMDC में आउट परफॉर्म कर रहा है नोसेल, एक 1.27% के रिटर्न्स, 1.12% के रिटर्न्स LIC की तरफ से और GMDC क्लोजर टू 0.5% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। क्रिस के पोर्टफोलियो में नाल्को ही है, 76 का टारगेट, 68 का स्टॉप लॉस। एक ट्रेड बाद में जोड़ेंगे। यहाँ पर नाल्को इस घंटे तो इनको और कमाई करके नहीं दे रहा है, लेकिन अमित सेठ ने टाटा एलेक्सी बनाए रखा, 7,900 का टारगेट। अब अल्ट्राटेक इन्होंने लिया है 5,750 का टारगेट, 5,350 स्टॉप लॉस है। 3,900 के लिए डीवीज लैब दोबारा इंट्रोड्यूस किया है, 3,550 का ये स्टॉप लॉस लगाकर चल रहे हैं। तो ये इनकी तरफ से नए सौदे आते हुए अल्ट्राटेक और डीवीज लैब। रिटर्न्स तो 2% की कमाई, क्लोजर टू 2% की कमाई। टाटा एलेक्सी 0.26% ऊपर है, अल्ट्राटेक और 0.0103% का योगदान डीवीज देता हुआ हल्का सा पॉजिटिव टिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिटर्न्स अब पूरे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल तक रुचित आगे थे और अभी भी आगे हैं, इनके 8.98% तो 9% के रिटर्न्स देखेंगे। 7% के रिटर्न्स पर हैं, जहां पर कल अमित 0.29% तक के रिटर्न्स छोड़कर गए थे। 7% तक के रिटर्न्स के साथ इनकी तरफ से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, एक अच्छा कम बैक इनटू द गेम। क्रिस सुब्रमण्यम हाउएवर स्ट्रगल कर रहे हैं -11% के रिटर्न्स के साथ। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स पर मैं आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ जो इस घंटे दरअसल तेजी की तरफ बैठने लगे हैं। गेल आप देखेंगे तो इस घंटे करीब 1.5% ऊपर है। यहाँ पर कुछ ही देर पहले तेजी की पोजीशंस जुड़ना शुरू हुई। कल हम गैस कंपनियों की बात कर रहे थे, MGL, IGL जैसे काउंटर्स में तेजी का ट्रेड दोपहर में बन रहा था। अमित, गेल पर आपके विचार क्या है? हर्षिता मैम, अगर हम गेल का चार्ट देखें तो इसका ट्रेडिशनली भी काफी मन से इसका ट्रेडिशनल सपोर्ट जोन, डिमांड जोन जिसे कहते हैं, रहा है 128 से 130। उन्हीं लेवल से हम बाइंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुलबैक आ सकता है, ऑल्दो स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, बट डिमांड जोन को देखते हुए मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुलबैक जो कि 142 143 तक के लेवल्स तक इसको लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस लगभग मैं रखूंगा 131 रुपीज का। ओके, 131 रुपीज का स्टॉप लॉस और 142 की तरफ बढ़ सकता है ये काउंटर। देखते हैं पहुंचता है या नहीं। वैसे लार्जली इसने अंडर परफॉर्म किया है, पिछले एक महीने में 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्रिस, इस पर अगर आप नजर डाल सके, क्योंकि यहाँ पर भी एक पुल बैक देखने को मिला है और एक बार फिर ये 1200 को पार करता हुआ काउंटर। क्या ट्रेड लेने के फेवर में आप हैं तेजी की तरफ? गोदरेज प्रॉपर्टी फिलहाल ये 1202 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वैसे डेली यहाँ पर डेली चार्ट देखें तो काफी फ्लैट टू नेगेटिव ही है
और एक पुल बैक डेफिनेटली आने की संभावना है। तो अगर मेरा मानना है कि शायद ये एक रिस्क रिवॉर्ड लिहाज से डेफिनेटली थोड़ा बहुत फेवरेबल, आई थिंक अगर किसी को लेने का है तो शायद एक 1170 का स्टॉप लॉस लगा के 1280 तक जाने की क्षमता रखती है। लेकिन बाय एंड लार्ज आई वुड लाइक टू अवॉइड, क्योंकि काफी अभी भी कोई ऐसा ब्रॉड ट्रेंड दिख नहीं रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, यहाँ पर अगर आ रहा है तो पुल बैक ही हल्का सा बाउंस आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। लेकिन मारुति पर आपने आज तो मुनाफा बांध लिया अमित, यहाँ पर ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है? इनफैक्ट कुछ देर पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो बेसिकली ये कह रही है कि पैसेंजर व्हीकल्स में जून के महीने में 25% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब वो नंबर्स इवेंचुअली आएंगे 1.5 हफ्ते में आगे, लेकिन मारुति आपने मुनाफा बांध लिया 8165 पर। अगर किसी के हाथ है वो बैठे ना स्टॉक के साथ, स्टॉक के साथ जरूर बैठना चाहिए। ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश है। थोड़ा सा हर्षिता मैम स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए लगभग 8000 के लेवल तक। मुनाफा गेम शो के पर्पस के लिए बांधा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है एक लार्जर अपमूव है। इसका ट्रेडिशनली रेजिस्टेंस रहा 8000 से 8100, तो आज का क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इन लेवल्स में बंद होता है 8160, यही सब 8100 के ऊपर के लेवल से, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों में इट इज हेडिंग फॉर 8400। ओके, तो 8400 की तरफ बढ़ने की पूरे चांसेस मारुति के, तो वहां पर एक्सेलरेटर बढ़ता हुआ तेजी पकड़ रहा है स्टॉक। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज।